पंडित जी के जीवन पर आज चर्चा करेंगे। और यदि एक वाक्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरित्र का वर्णन करना हो तो वह वाक्य मुझे लगता है कि यही हो सकता है कि स्वतंत्र भारत के युग पुरुष थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यदि हम बचपन से ही दीनदयाल जी के जीवन को देखें तो जीवन एक संघर्ष रहा। बचपन से माता पिता, मामा जी तथा अन्यों का गुजर जाना जीवन को बुझाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन संभवतः नियति दीनदयाल उपाध्याय में से एक महापुरुष को जन्म दे रही थी। और कहते हैं ना कि तपन के बिना कुंदन नहीं बनता, तो कुंदन का निर्माण हो रहा था। तो सामान्य स्थितियों में, परिस्थितियों में जो हालात व्यक्ति के व्यक्तित्व को बुझा सकते हैं, वे ही हालात पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व को निखार रहे थे, उनके मानवतावादी पक्ष को उजागर कर रहे थे। और इस पक्ष को हमने उनके जीवन के अंतिम समय तक देखा। पढ़ाई में मेधावी थे, स्कॉलरशिप की सहायता से पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज तक गए, सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्ट हुए, लेकिन अंग्रेज़ों की सिविल सर्विसेज करने की कोई इच्छा नहीं थी। उत्तीर्ण होने के बाद भी, सबसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेज़ों की सिविल सेवा को लात मार दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर प्रचारक बन गए। और जो उनको मार्गदर्शन मिला वह भी डॉक्टर साहब जी का मार्गदर्शन मिला, डॉक्टर हेडगेवार जी का। नानाजी देशमुख उनके मित्र थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति उनका निर्माण किस तरह से कर रही थी। गुरु जी से उनकी जो मन की तरंगे होती हैं, विचारों की तरंगे होती हैं, मिलती थीं। यही कारण था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो आरंभ में सहयोग के लिए कुछ प्रचारक दिए थे भारतीय जनसंघ के लिए, उनमें से नानाजी देशमुख हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, ये लोग थे। हालांकि पंडित जी कभी नहीं चाहते थे कि राजनीति में जाएं, वे राजनीति को पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन चूंकि गुरुजी ने कहा था और एक सच्चे स्वयंसेवक थे, वे गए और वहां पर भी उन्होंने अपना चरित्र प्रदर्शन किया कि किस प्रकार से सर्वोच्च चरित्र का प्रदर्शन राजनीति में भी किया जा सकता है। और युवा आयु में ही चूंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिस प्रकार से हत्या हुई, उसके बाद भारत जनसंघ का पूरा बोझ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के युवा कंधों पर पड़ा। फिर चाहे वह कश्मीर आंदोलन हो, बेरूबाड़ी का हस्तांतरण जिस तरह से किया गया, नेहरू नून एग्रीमेंट जैसे हुआ, गोवा मुक्ति आंदोलन में जिस तरह से लीड करना था, वह सब उन्होंने करके दिखाया और नैतिकता को कहीं पर भी साइड नहीं होने दिया। देखिए, सबसे बड़ा जो चुनाव होता है नैतिकता का, वह तब होता है एक राजनेता के जीवन में जब वह खुद चुनाव लड़े। और 1963 के उपचुनाव में पंडित जी ने करके दिखाया कि जब वे जौनपुर की सीट से उपचुनाव में खुद उम्मीदवार थे, तब कांग्रेस ने वहां पर, कांग्रेस के प्रत्याशी ने राजपूत कार्ड चला था और जौनपुर सीट की कुछ तासीर ऐसी थी कि या तो वहां पर राजपूत कार्ड चलता था या फिर ब्राह्मण कार्ड। अब चूंकि दीनदयाल जी ब्राह्मण थे, कुछ कार्यकर्ता चाहते थे जनसंघ के कि हम ब्राह्मण कार्ड चल दें, लेकिन चूंकि दीनदयाल उपाध्याय जी जातिवाद के घोर विरोधी थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था यदि किसी ने भी मेरी जाति का उल्लेख किया तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। और दीनदयाल जी हालांकि चुनाव हारे, लेकिन नैतिकता जीत गई और कांग्रेस के जो विजयी उम्मीदवार थे उनको बधाई देने वालों में लिखित रूप से सर्वप्रथम कोई यदि थे तो दीनदयाल उपाध्याय थे। उसी प्रकार से कालीखट अधिवेशन के बाद जब दीनदयाल जी को उनकी इच्छा के बिना संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो किस साधारण भाव से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने उस पद को ग्रहण किया, वह भी देखते हैं बनता है।
और यदि 11 फरवरी 1968 की उस अशुभ रात्रि को ट्रेन के डिब्बे में उनकी हत्या नहीं होती तो भारत से उसका युग पुरुष नहीं छीना जाता। और दीनदयाल जी के विषय में यदि बात करें तो वे बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। एकात्म मानव दर्शन वास्तव में क्या है? वह मानव सृष्टि, समृष्टि, इन सब को एकात्म करके जो व्यवस्था बनाई जाए वही एकात्म मानव दर्शन है। लेकिन उस समय कोई उसको समझना नहीं चाहता था। और एकात्म मानव दर्शन जो है वास्तव में मानवतावाद ही है। तो दीनदयाल जी ने अपने जीवन के हर पल में, हर क्षण में मानवतावादी चरित्र को सबसे आगे रखा। उसमें चाहे उन्होंने खुद का नुकसान भी किया हो जाए, लेकिन उन्होंने मानवतावाद को पीछे नहीं किया। दीनदयाल जी की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के समय देखने को नहीं मिल सकती। जब वो राष्ट्रीय महासचिव थे और बहुत सशक्त राष्ट्रीय महासचिव थे भारतीय जनसंघ के, जब जनसंघ की लगभग 40 सीटें थी, मतलब आप मान के चल सकते हैं जितनी आज की तारीख में कांग्रेस की हैं लगभग उतनी ही लोकसभा की सीटें थी। अंतर यह था कि कांग्रेस जो है ढलान पर है और भारतीय जनसंघ उस समय ऊपर उठ रहा था, उसका रेखा चित्र। तो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे आप समझ सकते हैं पॉलिटिकली। लेकिन जब वो लखनऊ प्रवास पे गए, उन्होंने देखा कि उनको जब बाल कटाने थे तो उन्होंने देखा कि नाई की दुकान पे काफी भीड़ है, इतना समझ था नहीं उनके पास। और सड़क के किनारे एक नाई बैठा था सड़क पर और उसको ग्राहक नहीं मिल रहे थे, गरीब आदमी था। पंडित जी को लगा कि मैं 2 पैसे इसको दूंगा, इसका काम चलता रहेगा, इसका लाभ होगा, इसका दिन अच्छा हो जाएगा, कमाई से शुरुआत होगी दिन की। तो भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय महासचिव सड़क के किनारे पर बैठ के बाल कटा रहा है। सोचिए इस चीज को। यहाँ तक कि जब भारतीय जनसंघ एक बड़ी फोर्स थी तब भी वे अमूमन तौर पर जो स्लीपर क्लास होती है या जनरल क्लास होती है ट्रेन की, उसी में सफर करते थे। वो प्रथम श्रेणी में या वायुयान से ट्रेवल नहीं करते थे। तो एक सादा जीवन जो होता है वो जी कर उन्होंने दिखाया। वे जो कहते थे वो पहले खुद के ऊपर करते थे, जो आमूमन तौर पर राजनेताओं में नहीं दिखता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दीनदयाल जी को हम राजनेता नहीं कह सकते, वे संत थे और राजनीति के संत थे। इसीलिए मैंने अपनी जो पुस्तक लिखी दीनदयाल जी पर, उसका शीर्षक भी यही दिया, राजनीति के संत पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पंडित दीनदयाल जी को, उनकी